नमस्कार। पब्लिक लाइव से मैं नीतीश और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। और इस समय हम देवरिया जनपद के अंतर्गत विधानसभा सलेमपुर में पहुंचे हुए हैं, जहां की विधानसभा सलेमपुर से बहुजन समाज पार्टी के भावी विधायक पद के प्रत्याशी के दावेदार, जिनके साथ आज हम कुछ वार्ता करेंगे और उपस्थित है। आइए हम इनसे जानते हैं। जी बताइएगा आपका नाम। सर, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार उर्फ निगम जी है। सभी आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार सभी को, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें मौका दिया। जी ये बताइए कि ये 2022 आगामी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी सियासत पार्टियां अपने अपने दाव और पेच लगाने में लगी हुई है, तो वही बहुजन समाज पार्टी अभी भी खुल के पर्दे पे नहीं दिख रही है। क्यों? बिल्कुल खुल के पर्दे पे है बहुजन समाज पार्टी। एक्चुअली ये है कि बहुजन समाज पार्टी की कोई मीडिया नहीं है, ठीक है, उस चीज़ों को दिखाए। और बहुजन समाज पार्टी का मीडिया जो है उनके वोटर ही हैं, हम जैसे लोग हैं। आप देख सकते हैं कि सलेमपुर विधानसभा से निगम जी का जो प्रचार प्रसार चल रहा है वर्चुअल माध्यम से, तो कहीं से न कहीं से हम चुके नहीं हैं और इस कार्यों को जारी रखे हुए हैं और लोगों से अपीलें चल रही हैं, और कहीं से कमजोर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जो है 5वीं बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। आप किस दावे के साथ कह रहे हैं कि 5वीं बार? वही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, लगातार दूसरी बार महाराज योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। रिकॉर्ड तो टूटेगा ही। रिकॉर्ड बहुत चीज में, बेरोजगारी में रिकॉर्ड टूट रहा है बहुजन समाज से योगी आदित्यनाथ जी का। बीजेपी का रिकॉर्ड जो है भुखमरी में टूट रहा है। देखिए, राशन बांट रहे हैं, भुखमरी इतनी चारों तरफ है कि उनको राशन बांटना ही पड़ रहा है। अब उनका रिकॉर्ड जो है बेरोजगारी में टूट रहा है, बेरोजगारी स्तर देख लीजिए कितना बढ़ गया है। उनका रिकॉर्ड जो है गुंडागर्दी और हत्याओं का रिकॉर्ड टूट रहा है, देख लीजिए कि सबसे चरम सीमा पे चल गया। अभी कल ही की बात है कि कचहरी के अंदर कितनी शर्म की बात है कि गोली चलाई गई है, और इन सब चीज़ों में उनका रिकॉर्ड टूट रहा है। विकास के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है उनके पास, ना विकास के लिए रिकॉर्ड वो बनाने वाले हैं। वो जनता को, बेरोजगारों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराहों की सरकार है, और बिल्कुल जनता नकार चुकी है। बीजेपी जो है हार चुकी है उत्तर प्रदेश से, और इसी के लिए बौखलाई हुई है। और बहुजन समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाने जा रही है। आप कह रहे हैं बीजेपी हार चुकी है, लेकिन आज भी बीजेपी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता है जो सोशल मीडिया के माध्यम से ये दावा कर रहे हैं कि 350 पार सीटें निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी। वो तो हर जगह चुनाव के पहले बीजेपी का ये क्रम है कि हर चुनाव के पहले जो है दावे होने लगते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो टाइट हो जाती है बीजेपी। बंगाल में भी सरकार बनाने जा रही थी बीजेपी, और बहुत जगहों पे ऐसी चीजें देखने को मिला है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बहुजन समाज पार्टी की जो है पूर्ण बहुमत में सरकार बनने जा रही है यूपी में, यही सत्य है। 2022 में किन मुद्दों को लेकर आएगी बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले सर्व समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी काम करती है, बेरोजगारी पे काम करती है, लोगों को रोजगार देती है, और शिक्षा पे काम करती है। आप छोटा सा ग्राफ देख लीजिए बहन जी के कार्यकालों का, तो मैं कहूँगा कि उतना बेहतरीन काम जो है कि भारत के किसी पार्टी के लोगों ने नहीं किया जितना बहन जी ने शिक्षा पे काम किया है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं बहन जी के कार्य। फार्मूला 1 भी छोड़ दीजिए, बहन जी ने कितनी बड़ी उपलब्धि भारत को दिया, तो बहन जी के कार्यों को नकारा नहीं जा सकता है। वही लोग नकार रहे हैं जिनको हमको लगता है कि जो अशिक्षित लोग हैं, जिनको शिक्षा से मतलब नहीं है, जिनको 5 किलो राशन से मतलब है और अपने बच्चों के भविष्य से नहीं मतलब है, जिनको बेरोजगारी से मतलब है, वही लोग बहन जी को नकार सकते हैं, हम शिक्षित लोग नहीं नकार सकते। क्या अगर सलेमपुर से आजाद समाज के चंद्रशेखर आजाद रावण का अगर कोई यहाँ कैंडिडेट आता है तो उसका असर आपको कहाँ तक पड़ेगा? बिल्कुल, जनता जो है जागरूक है। जनता जो है मूड बना चुकी है कि बहन जी को वोट करना है, और हम तो गाँव में जा के देख रहे हैं, जनता बिल्कुल अस्वस्थ है। हर जगह से ये सुनने को मिल रहा है कि बहन जी को वोट जा रहा है, और इसमें हमको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चंद्रशेखर आजाद का समय आएगा। चंद्रशेखर आजाद जो है कहीं से न कहीं से अखिलेश यादव जी के पास जाके जो उपलब्धि हासिल किए हैं, वो उपलब्धि पूरा समाज देखा है इस चीज़ों को, और इस चीज़ को चंद्रशेखर आजाद को नकार रही है पब्लिकें, और बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहे हैं। जी ये बताइए कि ये जो आगामी चुनाव 2022 आ रहा है, इसमें आप सलेमपुर के भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, उनकी यहाँ से लोगों का ये कहना है कि फिर दोबारा ये विधायक बनेंगे, और आप किस दावे के साथ कह रहे हैं कि आपको लोग यहाँ वोट करेंगे? बिल्कुल, अगर किसी को सड़कें नहीं चाहिए, किसी को जल जमा और पानी में अपनी जिंदगी गुजारना है, किसी के बच्चों के लिए एक पार्क तक नहीं है, यहाँ आप देख सकते हैं गंदगी का अंबार सलेमपुर हुआ, लार हुआ, मझौली क्षेत्र हुआ,
ग्रामीण अंचल से जितनी सटी हुई सड़कें हैं शहर की तरफ जो आती हैं, वो सारे सड़कों का टूटा हुआ हाल आप देख सकते हैं। अगर लोगों को यही चीज फिर से चाहिए और इसी चीज से असंतुष्ट हैं तो बीजेपी की सरकार जरूर लोग बनाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि जनता जो है इस चीज को फिर एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है। जनता 3-4 सालों से आंदोलन पे और लोगों से चिल्ला के कह रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यही सांसद और यही विधायक सलेमपुर में रहते हैं, लेकिन इस जनता के किसी आवाज को लोग उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो जनता बिल्कुल इनको नकार चुकी है। आप बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये, और कहीं से सरकार नहीं बन रही है बीजेपी की। मायावती बहन जी का सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में, यही सत्य है जी। 2022 में सभी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो बहुजन समाज पार्टी किसानों के लिए क्या करेगी? किसानों के लिए हमेशा हितैषी रही है बहुजन समाज पार्टी, ऐसा नहीं है, ठीक है। किसान हमेशा बसपा की सरकार में खुशहाल रहे हैं, और जो भी आज देख लीजिए कितनी महंगाई है, यूरिया पे, डाई पे, सब चीज महंगा हो चुका है। उन सब चीजों को जो है एक मिनिमम रेट पे किया जाएगा, और किसानों के लिए जो सब्सिडी होती है वो दी जाएगी, और ये सब चीजों पे सरकार हमेशा काम करी है, वो काम किया जाएगा जी। कुछ लोगों का ये कहना है कि देवरिया जिला एक समय चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन आज देवरिया जिला में एक भी चीनी मिल चालू नहीं। तो क्या अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो वो चीनी का कटोरा फिर वापस आएगा या फिर जस का तस रह जाएगा देवरिया जिला? बिल्कुल इस पे प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। अगर जनता इस चीज की मांग रखती है और कहीं से न कहीं से अगर वो प्रोजेक्ट हम लोगों के करने लायक होता है तो उस चीज को करा जाएगा कि लोगों को रोजगार मिले, लोग डेवलप हो, इस चीज पे विचार किया जाएगा। कुछ लोगों का यह कहना है कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तभी देवरिया जनपद की कुछ मिले बेच दिया गया, क्या वो सत्य है या गलत? ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन इस चीज के पीछे बहुत से कारण है। उस कारण को आदमी को जानना चाहिए। पिछले सरकारों की, बसपा सरकार के पिछले सरकारों की बहुत सी चीजें कमियां रही हैं, जिसकी वजह से ये सब निर्णय लिया गया था। उस चीज के बारे में मैं डिटेल नहीं बता सकता आपको, लेकिन मुझे मुख्य जो मेरा मुद्दा है कि सलेमपुर विधानसभा में अगर सलेमपुर का प्रतिनिधि चुनाव जीतता है यहाँ पे, और चुनाव जीत के यहाँ आता है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। मेन फोकस ये है कि सलेमपुर में हम सिर्फ वोट करने के लिए, जनता सिर्फ वोट करने के लिए नहीं है, जनता की चीजों को, उनकी मांगों को, प्रतिनिधियों को खड़ा होकर सुनना चाहिए कि जनता किस चीज से परेशान है। लेकिन कोई प्रतिनिधि इस चीज को सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अगर मुझे मौका मिला सलेमपुर से, तो सलेमपुर की जो बेसिक चीजें हैं, जैसे सड़क, यहाँ जल जमाव की व्यवस्था, यहाँ गंदगी, यहाँ पार्क नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल में जो व्यवस्था है, दवाइयाँ टाइम से नहीं मिलती हैं, बाहर से दवा लेना होता है, और विद्यालयों का विद्यालय की जो है व्यवस्था अच्छी तरीके से नहीं है। इन सब चीजों पे काम करना चाहिए यहाँ के प्रतिनिधियों को। प्रतिनिधि को जो पैसा मिलता है ऊपर से मंत्रियों द्वारा या राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा, उस पैसे का समाज में अपने क्षेत्रों में जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व बनता है, उस उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए और जनता के बीच रहना चाहिए। उस चीज को दिखाना चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमको हमारा क्या काम है, उस चीज को करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें सारे लोग फेल हैं, और हम लोग इस चीज को ले आके जनता के बीच खड़ा होकर, जनता के हर मुद्दे के लिए खड़ा होकर जनता के लिए काम करेंगे जी। अगर 2022 में आप विधायक बन जाते हैं तो अपने इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज होती है कि नौजवानों को रोजगार। हमारे नौजवान के ऊपर ही भविष्य टिका हुआ है पूरे देश का, समाज का। तो हमारे नौजवानों के लिए अगर कोई रोजगार नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो सबसे इस चीज को हम जानेंगे कि सबसे ज्यादा हम पीछे हैं। तो नौजवानों के लिए हमारे पास स्किल्स डेवलपमेंट के, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार के लिए काम किया जाएगा। एक कैंपेनिंग चलाई जाएगी और नौजवानों की काउंसलिंग की जाएगी। एक अपना ऑफिस डेवलप किया जाएगा नौजवानों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए कुटीर उद्योग की व्यवस्था करने की व्यवस्था की जाएगी। राज्य सरकार से जितने भी स्कीमें हैं, केंद्र सरकार से जितने भी स्कीमें हैं, उस चीज को धरातल पे ला के लोगों तक पहुंचाया जाएगा, इस पे काम किया जाएगा जी। तो इस समय आप हमारे चैनल के माध्यम से सलेमपुर के सम्मानित जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, हम सलेमपुर की जनता का अभिवादन करते हैं और जनता से अपील करते हैं कि आप किसी बहकाव में ना आइए। बहन जी के कार्यों को आप देखिए कि बहन जी ने 4 बार के मुख्यमंत्री रही हैं, और 4 बार के मुख्यमंत्री में उत्तर प्रदेश को उन्होंने जिस तरीके से डेवलप किया है, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और सारी चीजों के क्षेत्र में, तो इस चीज को आप देखें, लॉसिस करिए और
आप किसी बहकाव में मत जाइए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार सरकार बिल्कुल बनने जा रही है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हर किसी को रोजगार मिलेगा, हर किसी को शिक्षा मिलेगा, हर किसी को सम्मान मिलेगा। ये मेरा दावा है और दावे के साथ हाथी वाला बटन दबाइए और बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं थे सलेमपुर से बहुजन समाज पार्टी के भावी विधायक पद के प्रत्याशी सत्येंद्र निगम जी और मैं पब्लिक लाइफ से नीतीश। नमस्कार।